तो अगर हम आपराधिक कानूनों के इतिहास को देखें ना, जी तो पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी संहिता की सबसे पहली परिभाषा, मतलब जो ए अक्षर से शुरू होती है, वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधनों की है। बिल्कुल। और पुराने कानूनों में तो ए से शुरू होने वाली परिभाषाएं अमूमन कुछ और ही हुआ करती थी। हाँ, जैसे अडल्ट या ऐसा ही कोई पारंपरिक शब्द। तो मुझे लगता है कि ये महज कोई वर्णमाला का संयोग तो नहीं है। एकदम सही, ये कोई संयोग नहीं है। मतलब क्या हम कह सकते हैं कि ये इस बात का मूक ऐलान है कि हमारी न्याय प्रणाली अब पूरी तरह से डिजिटल युग में प्रवेश कर चुकी है? क्या बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की वैचारिक नींव इसी एक बदलाव में छिपी है? 100%। और देखो, इसीलिए कानून को सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, उसका डाइसेक्शन किया जाता है, उसकी पूरी चीरफाड़ की जाती है। जी। बेरैट का हर एक शब्द किसी विशेष उद्देश्य से पिरोया गया है, और आज के इस इन डेप्थ एनालिसिस का मिशन भी यही है। हम बीएनएसएस के अध्याय 1, विशेषकर धारा 1 और 2 का जीरो समराइजेशन करेंगे। जीरो समराइजेशन मतलब कोई शॉर्टकट नहीं? बिल्कुल, कोई शॉर्टकट नहीं। इसका सीधा अर्थ यह है कि बेरैट के एक एक सबसेक्शन, प्रोविजो और स्पष्टीकरण को उसकी पूरी अकादमिक गहराई के साथ डिकोड किया जाएगा। सभी सीरियस एस्पिरेंट्स को यह समझना होगा कि कानून में शॉर्टकट की कोई जगह नहीं होती। तो सीधा बेरैट की भाषा पर आते हैं। अगर हम धारा 1 उपधारा 1 को देखें तो ये कहती है कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है। हाँ, और उपधारा 2 इसके विस्तार की बात करती है, जो संपूर्ण भारत पर है। लेकिन असली परीक्षा इसके अपवादों में छिपी है। अच्छा, अपवाद? हाँ, बेरैट स्पष्ट करता है कि इस संहिता के अध्याय 9, 11 और 12 से संबंधित प्रावधानों को छोड़कर ध्यान देना, अन्य प्रावधान नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्रों पर स्वतः लागू नहीं होंगे। यहीं पर मेरे दिमाग में एक वैचारिक पेंच आता है। अगर ये पूरे भारत पर लागू है, तो सिर्फ इन 3 विशिष्ट अध्यायों, मतलब अध्याय 9, 11 और 12 को ही नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों में क्यों लागू किया गया? बाकी पूरी संहिता को क्यों रोक दिया गया? इस अपवाद की गहराई को समझने के लिए ना, तुम्हें इन अध्यायों की प्रकृति देखनी होगी। अध्याय 9, 11 और 12 मुख्य रूप से किससे जुड़े हैं? ये लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर, पुलिस के निवारक कार्य और शांति बनाए रखने से जुड़े हैं। ओ, मतलब प्रिवेंटिव एक्शन। बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब है कि राज्य की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और शांति स्थापना के ये बुनियादी नियम पूरे देश में एक समान लागू होने चाहिए। दंगे रोकना राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है। समझ गई। लेकिन जो बाकी प्रक्रियात्मक कानून हैं, जैसे कि ट्रायल कैसे होगा या समन कैसे जाएगा, वे वहां की स्थानीय और पारंपरिक न्याय प्रणाली का सम्मान करते हुए सीधे नहीं थोपे जाते? एकदम सही, ये भारत के संघीय और सांस्कृतिक ढांचे का सम्मान है। अच्छा, मतलब शांति सर्वोपरि है, प्रक्रिया में लचीलापन हो सकता है, और इसी धारा 1 के तहत जनजातीय क्षेत्र का जो स्पष्टीकरण दिया गया है, वो भी तो बहुत तकनीकी है ना? हाँ, एक्सप्लेनेशन को ध्यान से पढ़ो। बेरैट कहता है कि वे क्षेत्र जो 21 जनवरी 1972 से ठीक पहले असम के जनजातीय क्षेत्रों में शामिल थे, संविधान की 6ठी अनुसूची के पैरा 20 के तहत वे इस श्रेणी में आएंगे। लेकिन एक शर्त भी है। और वो शर्त क्या है? कि शिलांग नगरपालिका की स्थानीय सीमाओं को इससे बाहर रखा गया है। और इसके पीछे का ऐतिहासिक संदर्भ सभी एस्पिरेंट्स को याद रखना बहुत जरूरी है। 21 जनवरी 1972 वो दिन था जब पूर्वोत्तर भारत का पुनर्गठन हुआ था। नए राज्य बने थे। हाँ, शिलांग उस समय एक विकसित शहरी क्षेत्र था, इसलिए उसे उस विशेष वैधानिक छूट से बाहर रखा गया। कानून हमेशा व्यावहारिकता पर चलता है। जी, और इसके साथ ही धारा 1 का क्लॉज 3 प्रवर्तन तिथि की बात करता है, जो 1 जुलाई 2024 है। लेकिन क्या तुमने इसके अपवाद पर गौर किया? हाँ, इसमें लिखा है कि प्रथम अनुसूची में धारा 106 क्लॉज 2 से संबंधित प्रविष्टि अभी लागू नहीं की गई है। कानून पढ़ते समय इन बारीक अपवादों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब मेरा तुमसे एक क्रॉस क्वेश्चन है। जी, पूछिए। मान लो कि संबंधित राज्य सरकार ये महसूस करती है कि अब समय बदल गया है और अब ये पूरी संहिता या इसका कोई विशेष हिस्सा नागालैंड या उन परिभाषित जनजातीय क्षेत्रों में पूरी तरह से लागू होना चाहिए, तो क्या ये कानूनी रूप से संभव है? ये शक्ति कहाँ से आएगी? इसके लिए तो हमें धारा 1 क्लॉज 2 के प्रोविजो यानी परंतुक को देखना होगा। बिल्कुल।
क्या कहता है वो? यह स्पष्ट रूप से कहता है कि संबंधित राज्य सरकार एक अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन के द्वारा इन प्रावधानों को नागालैंड या जनजातीय क्षेत्रों के पूरे या किसी हिस्से पर लागू कर सकती है। बहुत अच्छे। मतलब राज्य सरकार के पास ये विशेषाधिकार है। जी। वो नोटिफिकेशन जारी करके ये भी तय कर सकती है कि किन सप्लीमेंट्री या अनुषंगी संशोधनों के साथ इसे लागू किया जाएगा। सटीक विश्लेषण। अब धारा 1 में भौगोलिक विस्तार समझने के बाद हमें उस आधार पर आना होगा जिस पर पूरी आपराधिक न्याय प्रणाली खड़ी होती है, यानी परिभाषाएं। तो अब हम धारा 2 की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तुमने शुरुआत में ही 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए का जिक्र किया था, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधन। बेरैट कहता है कि इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, पहचान की प्रक्रिया, तलाशी, जब्ती और साक्ष्य की रिकॉर्डिंग भी शामिल है। बिल्कुल, और इलेक्ट्रॉनिक संचार के उपकरण भी। ये इन्वेस्टिगेशन का नया विज्ञान है। लेकिन अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें, 2(1) बी, डी और ई पर आएं, जो जमानत के इर्द गिर्द घूमते हैं, तो वहां की तकनीकी शब्दावली बहुत उलझाने वाली हो सकती है। उसे डिकोड करते हैं। बेयर एक्ट 2(1) बी में जमानत को एक बहुत व्यापक अर्थ में परिभाषित करता है। किसी अपराध के आरोपी या संदिग्ध व्यक्ति को अदालत द्वारा थोपी गई शर्तों पर कानूनी हिरासत से रिहा करना। लेकिन रिहाई 2 तरह के दस्तावेजों पर होती है, बॉन्ड या बेल बॉन्ड। हाँ, और यहीं सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इस अंतर को एक रोजमर्रा के कोर्ट रूम परिदृश्य से समझो। मान लो एक व्यक्ति गिरफ्तार होता है, लेकिन उसके पास कोई जमानतदार या गारंटर नहीं है जो उसकी जिम्मेदारी ले सके। तो वो